दरअसल 2024 के इलेक्शन में आम चुनाव में बीजेपी जो है 400 सीट मांग रही थी। आज बीजेपी के पास यदि 400 सीट होता या 320 303 सीट भी होता तो क्या बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए वोटिंग होता? इसका जवाब आप दे दीजिए। बिल कौन सा? वन नेशन वन इलेक्शन। क्या है इसका पूरे हम आगे बात करेंगे। दरअसल आज जो बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, पास होने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि मांग किया विपक्ष ने। इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोड्यूस के बाद वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद इस बिल को पास होने के लिए नहीं, जेपीसी कमेटी के पास पहुंचा दिया गया। अब मान लीजिए कि यदि 400 वोट होते, 400 सीट होते बीजेपी के पास, तो क्या होता आज? इतना टाइम लगता बिल पास कराने में। आपको याद है किसान बिल, खटाखट 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 विपक्ष चिल्लाते रह गया, कुछ होना जाने था, कुछ होना जाने नहीं था। लेकिन ये जो जनता है वो सब कुछ देखती है। और जो इस बार जो आपको कुछ कुछ जो बड़े बड़ा चीज, वक्फ बोर्ड वाला बिल हो, चाहे क्या बोल सोशल मीडिया पे जो नकेल कसने वाले बिल हो, बहुत सारी चीज को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्या वन नेशन वन इलेक्शन में ठंडे बस्ते में चला जाएगा? इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। जेपीसी कमेटी बनेगी, उस पर यह चर्चा होगा। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में शुरुआत हुई। इसमें मेन आदमी कौन थे? बैठे थे अमित शाह जी बैठे थे, होम मिनिस्टर। गुलाम नबी आजाद आज किसके पाले में है? पहले हालांकि लीडर ऑफ अपोजिशन थे राज्यसभा के। हरीश साल्वे जी सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। अरुण अरुण राम मेघवाल जी आप जानते हैं लॉ मिनिस्टर हैं। एनके सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। अधीर रंजन चौधरी लीडर ऑफ अपोजिशन थे लोकसभा में। वहीं पे बात किया जाए, संजय कोटिहारी जी थे। ये लोग की पीपल थे और किनके अध्यक्षता में आपको बता दिया, रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में बना है, अति हुआ। ठीक है, कम से कम मैं आपको बता दूं कि यदि एक चीज हो जाता है, वन नेशन वन इलेक्शन होता है, तो इंपैक्ट क्या आएगा उसको पहले मैं आपको बता दूं। 14 मार्च को इसको सबमिट किया गया 2024 को। 18,000 कहा जाता है कि 1800 के 18,000 के आसपास पेज में इसको बनाया गया। क्या क्या चीज करनी होगी? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या होगा कि 18 मिनिमम 18 अमेंडमेंट आपको करना होगा, जिसमें बेसिक जो है वो आपको 83 आर्टिकल 83, जिसमें क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट के दिन के कंसर्निंग ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट को चेंज करना होगा। आर्टिकल 172 जिसमें स्टेट का क्या बोलते हैं कंसर्निंग ड्यूरेशन को बात करनी होगी, उस पर चेंजमेंट लाना होगा। फिर पंचायती का चुनाव जो होता है, म्यूनिसिपल का चुनाव, म्यूनिसिपल का जो चुनाव होता है स्टेट में, उसमें बदलाव लाना होगा। आर्टिकल 32 324 ए के तहत, शायद 32 या 324 देख लीजिएगा, कुछ गलती होगा तो प्लीज बताइएगा। ये चीज हो गया बेसिक, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जो कि होना था। अब आज के दिन क्या हुआ जो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन में वोटिंग हुई थी। वोटिंग हुई, पहले तो इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन के बाद वोटिंग हुई। वोटिंग में सबसे पहले क्या होता है, 220 वोट और 149 वोट पड़ते हैं। लेकिन फिर से वोटिंग होती है तो 269 वोट किसके समर्थन में और 198 वोट विपक्ष में पड़ते हैं। बीजेपी के पास टोटल कितने हैं? 293। पढ़ते हैं कितने? 269। विपक्ष के पास कितने हैं? 233 शायद है, 233 से 34 है। पढ़ते कितने हैं? 198, जिसमें बहुत सारे लोग, चाहे राहुल गांधी हो चाहे विपक्ष में बहुत सारे नेता एब्सेंट थे। वहीं पे बात किया जाए पक्ष में भी बहुत सारे लोग एब्सेंट थे। खाली बाकी को छोड़ दीजिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ही नहीं थे। चलिए, पहली दो चीज मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 20 बीजेपी के सांसद एब्सेंट थे, जबकि व्हिप जारी होने के बावजूद एब्सेंट हो गए थे। अब उनको नोटिस भेजा जा रहा है कि भाई बताइए काहे नहीं आए थे। बहुत बड़ी चीज होती है कि बीजेपी का 20 विधायक गायब हो जाए, वो भी मेन जिस दिन व्हिप जारी किया जाए। तो अब बताइए, अब हमको चाहिए क्या? पार्लियामेंट से पास होने के लिए मिनिमम 2/3 हमको चाहिए। उतना यदि हमारे पास है तो हम कोई भी बिल को आसानी से पार करा लेंगे। 2/3 होता कितना? 543 का 360 362 अप्रोक्स आ रहा है। अब क्या बीजेपी के पास 362 समर्थन में है? मेरे को तो नहीं लगता। 2/3 होता है ना, 2/3 है। यदि गलती होगा तो प्लीज मेरे को करेक्ट कीजिएगा, मेरे को जहां तक पता है। अब इनके पास 293 है। कोई तो बोल रहा था 307 या 310 चाहिए, पता नहीं, मेरे को डॉट है। मेरे को 362 मेरे को पता है, आपको प्लीज करेक्ट में। यदि 307 चाहिए, 310 चाहिए, तो क्या उद्धव ठाकरे का आज मीटिंग हुआ है? किसके साथ? देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ, सीएम ऑफ महाराष्ट्र। तो क्या उधर से खेला होना शुरू हो गया है? प्लीज आप बताइएगा।
क्या उद्धव ठाकरे साहब को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कौन आ सकता है, आपको क्या लगता है? एक है ममता बनर्जी, एक है अखिलेश यादव जी, जिनके पास अच्छे खासी है। एक तरफ 37 है, एक तरफ शायद 28 है। एनसीपी के 8 हैं। तो क्या एनसीपी पे दबाव डाला जा रहेगा शरद पवार के पार्टी पे कि आप इधर आइए? राजनीति है, कुछ भी कहा जा सकता है इसमें, नो डाउट। लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूं। दरअसल तेजस्वी यादव जी का क्या कहना है कि एक राष्ट्र, कुछ दिन बाद इन लोग क्या बोलेंगे ना, एक राष्ट्र एक पार्टी और एक ही राष्ट्र नेता होगा। उनका कहना सही है। उसके बाद क्या बोलते हैं, नॉमिनेटेड सीएम, कुछ दिन बाद कहेंगे इलेक्टेड सीएम नहीं होगा, नॉमिनेटेड सीएम होगा। उनका यह भी कहना है कि भाई चुनाव जो है, राष्ट्र का चुनाव और एक स्टेट का चुनाव, दोनों में डिफरेंस होता है। अब बिहार का चुनाव जब होगा तो बिहार का अलग मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा अलग है। अब मैं इस पर चर्चा करूंगा लेटर हाफ में, इसके बाद बात करते हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी ने क्या बोला? प्रियंका गांधी ने बोला कि इट इज टोटली अगेंस्ट द फेडरलिज्म स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ऑफ द नेशन। ये उनका कहना है। ये चीज हो गया। अब बताइए हमको, जेपीसी बनेगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनेगी, उसके बाद क्या होगा आप तो जान ही रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं क्या क्या अमेंडमेंट, क्या चीज था बेसिक चीज में जो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कुछ बात करते हैं कि टोटल एमपी कितने परसेंट है। 469 का 467 कहा जा रहा था कि एमपी परसेंट है, 76 एब्सेंट है, कुछ पद से कुछ विपद से, जो मैंने आपको बता ही दिया पहले। अब आ जाइए टॉपिक पे। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा क्या है, नुकसान क्या है? कुछ लोग का कहना है कि जो खर्चा होता है वो बच जाएगा। दरअसल इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 3,500 के अप्रॉक्स जो है, से 4,000 करोड़ के अप्रॉक्स जो है, एक इलेक्शन करवाने में खर्चा होता है, ये बचेगा। चलिए ठीक है। और क्या होगा, फायदा क्या है? फायदा ये कि हर बार कभी इसमें मतलब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है, राजस्थान का चुनाव हो रहा है, तो वहां जा रहा है आदमी, वहां आचार संहिता लगा हुआ है, फिर बिहार का चुनाव हो तो वहां आचार संहिता हो रहा है। इसमें क्या होगा कि एक साथ जब चुनाव होगा तो फायदा क्या है कि टाइम वेस्ट नहीं होगा। और सेंटर का जब चुनाव होता है तो पूरा जगह 1.5-2 महीना के लिए गैप हो जाता है, 1.5 महीना 2 महीना कोई काम नहीं होता स्टेट में, सरकार कोई फैसला नहीं, बड़ी फैसला नहीं ले पाती है, ये फायदा है। अब हमको कुछ बताइए, एक आध चीज और फायदा है मैं बात करूंगा, लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि राष्ट्र का मुद्दा अलग है, स्टेट का मुद्दा अलग होता है। आप बात समझिए, बोलिए कैसे? दरअसल हम आपको लेके चलते हैं 2014 का चुनाव, अभी खासकर बिहार में। जो 15 का चुनाव, 14 में नरेंद्र मोदी जी का एकदम खतरनाक लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे, जो नहीं बोला जाता है, क्या बोलते हैं, हवा चल रही थी। 15 में क्या होता है, बीजेपी को 50 से 60 सीट में सल्टा जाती है, 150-60 सीट आती है महागठबंधन को, शायद शायद या 160 से ज्यादा होगा, मतलब 55 से 60 सीट बीजेपी के पास थी। क्यों? फेस बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी थे, कहा, पीएम फेस। लेकिन वहां वहां उसमें लोकसभा चुनाव हुआ था तो 34 सीट आया था, 31 से 34 सीट के बीच में आ गया था आपको एनडीए को। बताइए, उसमें नीतीश कुमार जी अलग लड़े थे। अब आ जाइए 2019 का चुनाव। 2019 चुनाव में भी लहर 303 सीट बीजेपी ले आया था, आपको याद होगा। उनको क्या मिलता है बिहार में? 78 सीट तो मिल जाती है, सेकंड पार्टी हो जाती है जेडीयू। लेकिन आरजेडी और इन लोग के मत एनडीए और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के बीच महज 5 से 6 सीट, 12,000 वोटों का अंतर था। यदि लैंडस्लाइड विक्ट्री फिर होना चाहिए था। चलिए वो छोड़ दिए, 2024 के चुनाव पे आ जाइए। हरियाणा का चुनाव, लोकसभा में 50-50, यहां क्या, 5 इसको 5 उसको, बीजेपी को 5 कांग्रेस को। यहां क्या, आम चुनाव में, सॉरी, हाँ, स्टेट इलेक्शन में क्या हुआ, बीजेपी क्लीन स्वीप 48-49 सीट ले आती है। चलिए आ जाइए, अब महाराष्ट्र में आ जाते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी क्लीन स्वीप करती है, क्लीन स्वीप जिसको कहा जाता है ना, क्लीन स्वीप। कांग्रेस, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, महा अगाड़ी बोल दीजिए, तहस नहस, 50 सीट भी नहीं आना मुश्किल हो जाता है। मतलब ये अकेले शिंदे साहब को भी हराना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। लोकसभा में आ जाइए, कहां 31 सीट बीजेपी के, सॉरी, महा विकास अघाड़ी को,
17 सीट बीजेपी को। अब बताइए एक साथ यदि इलेक्शन होता तो किसको फायदा किसको नुकसान, कुछ आपको पता चल रहा है? मैसअप नहीं हो जा रहा, मिक्सअप खिचड़ी। झारखंड का बात करेंगे तो उस पर भी आ जाएंगे। तो मुद्दा अलग अलग होता है, अब मुद्दे को यूनिफाई कर दीजिएगा। यदि बीजेपी का फेस बड़ा, मान लीजिए कि क्या बोलते हैं मोदी जी का फेस है और सेम टाइम में इलेक्शन हो रहा है, अब नैरेटिव बन गया कि ना भाई मोदी मोदी, और गलती से भी आदमी को डालना है लोकसभा पे, वहां डाल दिया विधानसभा पे मोदी के फेस देखते हुए, तो क्या होगा? मोदी जी का फेस देखते हुए, सॉरी। वही हाल इधर होता है तो डालना है मोदी जी को, वोट दे दिया इधर किसी और पार्टी को, वाइसे वर्षा। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये भी मैं सब दिक्कत है। चलिए ये भी दिक्कत छोड़िए, दूसरा दिक्कत और बात करते हैं। सपोज कीजिए बीच में सरकार अनस्टेबल हो जाती है, विधायक इधर से उधर हो जाता है, तब क्या होगा? 2 साल या 3 साल बचा रहेगा तो क्या 3 साल स्टे हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? आप मेरे को बताइए। या तो फिर वहीं समय एग्जाम इलेक्शन होगा उस टाइम ही। दोनों ऑप्शन को बताना होगा। तीसरी चीज क्या, कि ये वन नेशन वन इलेक्शन आने से इलेक्शन कमिश्नर जो है बहुत मजबूत हो जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। राष्ट्रपति बहुत ज्यादा मजबूत हो जा रहे हैं। वो जब जैसे सरकार गिरने वाली हो गई, चलो फिर मतलब 2 साल में सरकार गिर जाते, 3 साल चाहेंगे तो राष्ट्रपति शासन लगाते रह जाएंगे, साल बढ़ाते चल जाएंगे। ये भी हो सकता है कि ना भाई वन नेशन वन इलेक्शन तो कैसे बीच में करवाएं। और कहा क्या जा रहा है कि जो कमेटी बनी थी रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, उस एग्जाम्पल कहां देख रही है? जापान में देख रही है, इंडोनेशिया में देख रही है, मतलब एक ऐसा कंट्री में देख रही है जिसका पॉपुलेशन भाई साहब बिहार यूपी सब एक स्टेट, इंडिया के एक स्टेट के बराबर भी नहीं है। वहां का, वहां जो चुनाव होता है ईवीएम पे नहीं, बैलेट पेपर पे मैक्सिमम जगह होता है। और इस पे मैं क्या बोलूं, इसमें तो भाई सरकार बहुत बड़ी चीज है, क्या दिखाना चाहते हो। अब बात यह है कि हो तो अच्छा है, ऐसा बात ठीक है, यदि अच्छे नियत से हो तो कोई दिक्कत, उतनी बड़ी लेवल पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत है। विपक्ष कुछ तो सोच कर ही तो बोल रहा होगा, और फेडरल स्ट्रक्चर को दिक्कत हो जाएगी, ये बात भी सही है। 1965 के 67 तक तो चुनाव होता था एक ही बार में, लेकिन कुछ तो कारण हुआ होगा, तब तो चुनाव अलग अलग होने लगे। वरना क्यों क्यों इंदिरा गांधी चाहते कि हम चुनाव हारे या कहीं और कोई और पार्टी बने? समझने वाली बात तो ये भी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 2029 तक जो है चुनाव, आम चुनाव जो होंगे एक आध साल बाद, उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जैसे 27 में यूपी का चुनाव है तो उसको एक्सटेंड करके 29 में कर दिया जाएगा। राजस्थान का, मध्य प्रदेश का जो 28 में होना है उसको 29 कर देंगे। पंजाब का जो होना है उसको एक्सटेंड कर देंगे 2 साल। उसके बाद 29 में एक साथ सब चुनाव हो जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई 29 में 34 में सब कुछ ऐसा होगा। अब दिलचस्प ये होने वाला है। अब देखिए, फायदा बहुत सारा चीज मैंने आपको बताया ही, निगेटिव तो है सर, मैं तो बता तो दिया, इतना निगेटिव पॉइंट आपके सामने रखा। अब आपको डिसाइड करना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के साथ आप हैं या उसके विपक्ष में है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छा हुआ है कि भाई साहब 400 पार का नारा देने से क्या हुआ, इस फ्लोर पे आने के बाद डिस्कशन होगा, चर्चा होगी, जेपीसी बनेगी, तो क्या आउटकम आएगा वो फाइनल पता चलेगा। ऐसे यदि 400 रहता, जे मन से आ जाता, हम लोग को धुआं धुआं पतो नहीं चलता, गायब हो जाता। बॉन्सर कैसे किसान बिल आया था। इलेक्शन कमीशन कैसे मजबूत होगी और प्रेसिडेंट कैसे मजबूत होंगे, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन आज कौन चुनता है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर रहेंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन शायद रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है। अब हालांकि ये कहा जा रहा है कि फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका को डाल दिया गया है, फिर से में भी रिविजिट किया जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं है। अब बताइए पक्ष कौन है? होम मिनिस्टर, जिसका सरकार रहेगा उसी का चुन के ना आएगा भाई। इलेक्शन कमीशन बहुत मजबूत, प्रेसिडेंट का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें। तमाम बातें हैं। अब उद्धव ठाकरे पे फैसला छोड़ दिया जाए कि भाई उस महाराष्ट्र में क्या पलटी मारेंगे, क्या करेंगे। आदित्य ठाकरे भी साथ में थे, ये तो बहुत बड़ा चीज है। कहा कि बीजेपी तो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास सांसद हो, कि हम इस बिल को आराम से पास करा ले। चलिए
वीडियो पसंद आया है, चैनल पर पहली बार ये हमारा जो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 2 दिन हम गायब रहे इसके लिए हम सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, थोड़ा सा काम में व्यस्त थे। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।